तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूती है, पैसा। लेकिन हम किसी इन्वेस्टमेंट गाइड या बजट टिप्स पर नहीं जा रहे हैं। हम गोता लगा रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के विचारों में। ये किताब ना इस बात पर जोर देती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता वो गणित से ज्यादा है। हाँ, मनोविज्ञान का खेल है ज्यादा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है सच में। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा कमाना या बढ़ाना ये बस होशियारी, जानकारी और सही फॉर्मूलों का खेल है। लेकिन हाउसल कहते हैं कि असल कहानी हमारे दिमाग में चलती है। हमारी सोच, हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह। बिल्कुल, जैसा हाउसल खुद कहते हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। मतलब वित्तीय सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है ना, जहां आपका ज्ञान उतना मायने नहीं रखता जितना आपका बर्ताव रखता है। और यही शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। मतलब शेयर बाजार कैसे काम करता है ये सीखना शायद आसान हो, लेकिन जब बाजार गिर रहा हो तब डर पर काबू पाना, या जब सब कमा रहे हो तब लालच से बचना, ये कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हौसल का तर्क है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, पर यह जरूरी है कि आपका दिमाग स्थिर हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, क्योंकि पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं है। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग है। किसी के लिए ये सुरक्षा की गारंटी है, हाँ, किसी के लिए दुनिया घूमने की आजादी, तो किसी के लिए समाज में ऊंचा रुतबा पाने का जरिया। और जब तक हम अपनी इन गहरी भावनाओं को नहीं समझते कि पैसा हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है, तब तक हमारे वित्तीय फैसले वो अक्सर तर्कसंगत नहीं होते हैं। डर हमें बेचने पर मजबूर कर सकता है जब हमें रुकना चाहिए। सही बात है। लालच हमें खरीदने पर उकसा सकता है जब हमें सावधान रहना चाहिए। तो आज हम इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब से निकले कुछ जरूरी सबकों पर बात करेंगे, ताकि हम पैसे से जुड़े अपने व्यवहार को, अपनी सोच की गहराइयों को बेहतर तरीके से परख सकें। तो पहला सबक क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? पहला सबक, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, ये है नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। हौसल का तर्क है कि हर इंसान पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेता है, जो उसकी जिंदगी की सच्चाई होते हैं। लेकिन ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। क्या वाकई कभी कोई वित्तीय फैसला सिर्फ मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा नहीं होता, जैसे कोई अपनी सारी बचत किसी संदिग्ध स्कीम में लगा दे? हाँ, ये काम प्रतिक्रिया है, पर हौसल का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सारे फैसले अच्छे होते हैं। वो कह रहे हैं कि हर फैसले के पीछे उस व्यक्ति का अपना एक तर्क होता है, जो उसके अनुभवों से बना है। मिसाल के तौर पर सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने 1930 की महामंदी देखी हो। उसका पैसे को लेकर नजरिया उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा जिसने सिर्फ 1990 के दशक का जबरदस्त आर्थिक उछाल देखा हो। हाँ, ये बात तो सही है। जिसने अपनी आंखों के सामने बैंकों को डूबते देखा हो, वो शायद कैश को ज्यादा सुरक्षित मानेगा, बिल्कुल। भले ही आज के जमाने में वो तर्कसंगत ना लगे। हाँ। और जिसने सिर्फ शेयर बाजार को लगातार ऊपर जाते देखा हो, जिसे बुल रन कहते हैं, हाँ। वो शायद ज्यादा जोखिम लेने से नहीं हिचकेगा। बिल्कुल। तो जब हम किसी और का वित्तीय व्यवहार देखते हैं जो हमें समझ नहीं आता या पागलपन लगता है, तो हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि वो व्यक्ति शायद हमारी तरह नहीं सोच रहा, क्योंकि उसने दुनिया हमारी तरह नहीं देखी है। तो उनके फैसले उनके अपने सत्य पे आधारित होते हैं। इसलिए हाउसल कहते हैं व्हाट लुक्स लाइक मैडनेस टू यू मेक्स परफेक्ट सेंस टू देम। अच्छा, जो आपको पागलपन लगता है वो उनके लिए पूरी तरह से मायने रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों के वित्तीय फैसलों पर मतलब तुरंत कोई लेबल लगाने से बचना चाहिए, चाहे वो ज्यादा बचत करना हो, कम निवेश करना हो, या फिर कोई खास चीज पर ज्यादा खर्च करना हो। हाँ, बिल्कुल। ये हमें थोड़ी सहानुभूति सिखाता है, और ये भी कि पैसे की दुनिया में कोई एक सही जवाब नहीं होता जो सब पर लागू हो। ये समझना जरूरी है, खासकर जब हम किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या रिस्क लेने की क्षमता को देखते हैं। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, सिर्फ उनके अनुभवों के अंतर के कारण। ये तो हुई व्यक्तिगत तर्क और अनुभव की बात, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि समान योग्यता और मेहनत वाले लोगों के वित्तीय नतीजे वो बहुत अलग होते हैं। यहाँ क्या काम कर रहा होता है? यहीं पर हाउसल का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला सबक काम आता है, लक एंड रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम।
ये दोनों अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे वित्तीय जीवन पर गहरा असर डालती हैं, लेकिन हम इन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, सफलता की कहानियों में हम मेहनत, बुद्धिमत्ता, रणनीति की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत का जिक्र करना जैसे सफलता को कम आंकना हो। बिल्कुल। आउसल बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। वो असाधारण रूप से होशियार और मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़े जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये किस्मत थी। अच्छा। उनके स्कूल के दोस्त पॉल एलन, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बने, उनको भी यही मौका मिला। लेकिन उनके एक और बेहद प्रतिभाशाली सहपाठी थे, केंट इवांस। उनकी स्कूल में ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। ओह, ये जोखिम का पहलू है जो किसी के भी साथ हो सकता है। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे समान शुरुआती बिंदु और प्रतिभा होने पर भी किस्मत और जोखिम नतीजों को कितना बदल सकते हैं। एक को अभूतपूर्व सफलता मिली, दूसरे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सही कहा। और यही बात विफलता पर भी लागू होती है। हर असफल कोशिश सिर्फ गलत फैसलों का नतीजा नहीं होती। कई बार बाहरी जोखिम, बुरा वक्त या दुर्भाग्य भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हाउसल कहते हैं, नेवर जज सक्सेस ओनली बाय आउटकम, लुक एट द प्रोसेस। सफलता को सिर्फ अंतिम परिणाम से मत आंकिए, बल्कि उस तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को देखिए, जिसमें भाग्य और जोखिम दोनों अदृश्य रूप से शामिल थे। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? जब हम अपनी सफलता देखें या दूसरों की, तो क्या सोचना चाहिए? इसका मतलब है थोड़ी विनम्रता, अपनी सफलता में किस्मत की भूमिका को स्वीकार करना और दूसरों की विफलता पर सहानुभूति रखना। यह समझना कि शायद उन्होंने सब कुछ सही किया हो, पर जोखिम उनके खिलाफ चला गया हो। साथ ही जब हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं तो सिर्फ अच्छे नतीजों की उम्मीद न करें, बल्कि जोखिमों के लिए भी तैयार रहें। ये चीज हमें अति आत्मविश्वास से बचाती है। ये समझना जरूरी है, खासकर जब हम किसी फंड मैनेजर के पिछले प्रदर्शन को देखते हैं। ये सवाल पूछना लाजमी है कि कितनी सफलता वाकई स्किल थी और कितनी सिर्फ सही समय पर सही जगह होना। एकदम से ये हमें ज्यादा यथार्थवादी बनाता है। अब अगर बाहरी चीजें जैसे किस्मत और जोखिम हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो सवाल उठता है कि हम किस चीज पर नियंत्रण कर सकते हैं। और यहीं से हम तीसरे सबक पर आते हैं। ओके, और वो तीसरा सबक क्या है? वो है सेविंग इज फ्रीडम नॉट सैक्रिफाइस, यानी बचत करना असल में आजादी पाना है, ना कि किसी चीज का त्याग करना। ये आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग बचत को ऐसे देखते हैं जैसे आज की खुशियों को कल के लिए टालना पड़ रहा है, मन मारकर जीना पड़ रहा है। ये आजादी वाली बात, ये कैसे? हॉजल इसे एक दिलचस्प कोण से देखते हैं। वो कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। बचत असल में आपकी कमाई और आपके अहंकार के बीच का फासला है। अब जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करने की क्षमता ही बचत है। और एक कम खर्च करने की क्षमता अक्सर तब आती है जब हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए चीजें नहीं खरीदते। ये तो बड़ी गहरी बात है। कम अहंकार बराबर ज्यादा बचत बराबर ज्यादा शांति। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली है, तो हम ज्यादा आसानी से बचा पाएंगे और ज्यादा सुकून में रहेंगे? बिल्कुल। और इस बचत का असली नाम क्या है? वो है नियंत्रण और विकल्प। पैसा तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वो आपको ये कहने की आजादी दे, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। हाउसल का ये कथन बहुत प्रभावशाली है। टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाट आई वांट टुडे। वाह! सुबह उठकर ये सोच पाना कि आज आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी नौकरी या आर्थिक मजबूरी के गुलाम नहीं। तो ये बचत सिर्फ रिटायरमेंट या घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है, ये तो आज इसी वक्त एक तरह की मानसिक और व्यवहारिक आजादी दे रही है। हाँ, यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। बचत आपको एक तरह से समय खरीद कर देती है। ये आपको वो ताकत देती है कि अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं तो आप उसे छोड़ सकें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या आ जाए तो आप बिना पैसों की चिंता किए इलाज करा सकें। अगर आप कुछ समय काम से ब्रेक लेकर कुछ और करना चाहें तो कर सकें। ये तत्काल मिलने वाली आजादी है जो भविष्य की सुरक्षा से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। ये सोच तो बचत को बोझ समझने की बजाय एक ताकतवर हथियार की तरह देखने में मदद करती है। ये हमें अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण देती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, कितनी बचत, कितना पैसा आखिर काफी होता है इस आजादी के लिए? और यही हमें चौथे और शायद सबसे मुश्किल सबक की ओर ले जाता है। इनफ, यानी पर्याप्त को पहचानना।
ये जानना कि कब रुकना है। ये मुश्किल क्यों है? क्या ज्यादा पैसा होना हमेशा बेहतर नहीं होता? आज की दुनिया में जहां हर तरफ और ज्यादा का शोर है, बस इतना काफी है, कहना बहुत मुश्किल है। हौसल कहते हैं कि पर्याप्त की अपनी निजी परिभाषा तय करना वित्तीय और भावनात्मक परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन हम अक्सर सामाजिक तुलना और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है जो इस खतरे को दिखाता हो? हौसल बर्नी मैडॉफ का जिक्र करते हैं। मैडॉफ ने इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम किया। हाँ, सुना है। मतलब एक ऐसी धोखाधड़ी जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुरानों को रिटर्न दिया जाता है। लेकिन कहानी का चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि स्कैम करने से पहले ही वो अविश्वसनीय रूप से अमीर था। उसका अपना एक बेहद सफल और वैध व्यवसाय था। सच में? हाँ, उसे और पैसे की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? समझ नहीं आया। लालच। वो पर्याप्त पर रुक नहीं पाया, उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए था। नतीजा, उसने न सिर्फ अपनी सारी दौलत कमाई बल्कि अपनी इज्जत, अपनी आजादी, सब कुछ खो दिया और जेल में मरा। अरे बाप रे! ये एक चरम उदाहरण है, लेकिन ये उस खतरे को दिखाता है जिसे हौसल गोल पोस्ट को लगातार आगे बढ़ाते रहना कहते हैं। मतलब जैसे ही हम एक लक्ष्य हासिल करते हैं, हम तुरंत उससे बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। 1 करोड़ कमाया तो अब 10 करोड़ का लक्ष्य, 10 कमाए तो 100 करोड़ का। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और हौसल की चेतावनी बहुत साफ है। इफ यू डोंट नो व्हाट इनफ मीन्स, यूल नेवर हैव इट, नो मैटर हाउ रिच यू आर। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं। हमेशा कुछ और पाने की बेचैनी वो बनी रहेगी। ये सोचना भी डरावना है कि कितना होने के बाद भी पर्याप्त नहीं लगता। ये तो एक अंतहीन दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। तो फिर कोई कैसे तय करे कि पर्याप्त क्या है? इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, इसका कोई एक नंबर या फॉर्मूला नहीं है। ये एक व्यक्तिगत सवाल है। आपको खुद से पूछना होगा, कितना पैसा मुझे बुनियादी सुरक्षा, थोड़ी आज़ादी और वो जीवन जीने के लिए चाहिए जो मुझे सच में पसंद है। उससे ज्यादा की अंधी दौड़ में शामिल होने का मतलब है अपनी शांति और शायद अपनी नैतिकता को भी दांव पर लगाना। और ये बात हमें उस बिंदु पर लाती है जिसे हौसल ने बहुत जोर देकर कहा है, जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया। उन्होंने लिखा है, पीपल हु कीप प्लेइंग इवन आफ्टर दे वन इवेंचुअली लूज एवरीथिंग। वो लोग जो जीतने के बाद भी और ज्यादा पाने के लालच में खेल में बने रहते हैं, वो अंततः सब कुछ खो देते हैं। एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये सिर्फ पैसे पर नहीं, जिंदगी के कई और पहलुओं पर भी लागू होता है। ये हमें याद दिलाता है कि लगातार आगे बढ़ते जाना ही हमेशा सही रणनीति नहीं होती है। कभी कभी रुकना, जो हासिल किया है उसे सहेजना और उसका आनंद लेना ज्यादा समझदारी है। हम्म। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में पैसे से ज्यादा कीमती चीजें भी हैं, जैसे मन की शांति, रिश्तों की मजबूती और अपने समय पर अपना नियंत्रण। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पैसे की असली ताकत उसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे इस तरह इस्तेमाल करने में है कि वो हमें नियंत्रण और स्पष्टता दे? पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के गुलाम बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही सार है। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। जब हम इससे सिर्फ जमा करने के जुनून में पड़ जाते हैं या दूसरों से आगे निकलने की होड़ में, तो हम भूल जाते हैं कि इसका असली मकसद क्या था। शायद थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी आज़ादी, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर। तो इन सभी सबकों को अगर एक साथ देखें, कोई पागल नहीं है, किस्मत और जोखिम मायने रखते हैं, बचत आज़ादी है और पर्याप्त को जानना जरूरी है। तो निचोड़ क्या निकलता है? पैसे के साथ सफल होने का राज क्या है? निचोड़ यही है कि वित्तीय सफलता का असली खेल दिमाग में खेला जाता है, कैलकुलेटर पे नहीं। यह हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण, हमारी उम्मीदों और डर को समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि हम कौन हैं और पैसा हमारे लिए क्या मायने रखता है। ज्ञान जरूरी है, पर आत्मज्ञान और व्यवहार वो उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। और शायद सबसे बड़ा संदेश ये उभरता है कि सिर्फ अमीर बनने का लक्ष्य रखने से बेहतर है स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखना। ऐसी वित्तीय स्थिति हासिल करना जहां पैसा आपकी जिंदगी के फैसलों को निर्देशित न करे, बल्कि आपको अपने फैसले खुद लेने की आजादी दे। एकदम, बिल्कुल। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल है जिस पर वो विचार कर सकते हैं। जब अगली बार उनके पास पैसा आए, चाहे वो सैलरी हो, बोनस हो या किसी निवेश से मुनाफा, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या वो इस पैसे का इस्तेमाल अपने अहंकार को और बढ़ाने में करेंगे? और बड़ी गाड़ी, नया गैजेट या ऐसी चीजें खरीदने में जिनका मकसद शायद दूसरों को प्रभावित करना हो? या फिर
वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता को सींचने में करेंगे, थोड़ा और बचाकर, थोड़ा कर्ज कम करके, या उसे ऐसी जगह लगाकर जो उन्हें भविष्य में ज्यादा विकल्प और नियंत्रण दे सके। ये चुनाव हर बार हमारे सामने आता है, और जैसा मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी फ्री। लक्ष्य अमीर बनना नहीं है, लक्ष्य स्वतंत्र होना है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने पैसे को सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ से परे एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने में मदद की होगी। हाँ, और ये समझने में भी कि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना सिर्फ हमारी वित्तीय सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी कितना जरूरी है। ये सचमुच सोचने लायक बात है। पैसा एक शक्तिशाली साधन है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये चुनाव पूरी तरह हमारा है।